बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। बलूचिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और वो लोग जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करते थे उन्हें आज समझ जाना चाहिए कि ये ऑपरेशन किस हद तक ज़रूरी था। जब ISPR की तरफ से कहा गया कि इस ऑपरेशन को जब हमें करना था उस वक्त हमें उस तरह की असम्बली में मुखालफत मिली जो नहीं होनी चाहिए थी। हमने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा था कि ये सिर्फ KP के हद तक नहीं था बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए था, स्पेशली कच्चे के डाकू भी और फिर बलूचिस्तान भी उसमें आता। बलूचिस्तान की आला इंतजामिया पहले ही उन लोगों को बलूची कहने से इनकार कर चुकी है। वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आया है आज कि इनके खिलाफ किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है बल्कि ये एक SHO की मार है। दूसरा टॉपिक जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे PTI के अंदरूनी इख्तलाफात और PTI का जो जलसा मुलतवी हुआ है उसमें काफ़ी परेशानी का सामना यूं हुआ है कि अलीमा खान साहिबा खुद बीच में आई हैं। अलीमा खान साहिबा को आप PTI का नाइब कह सकते हैं या फिर अलीमा खान साहिबा को ये तशवीश हो गई है कि PTI में कुछ ऐसे अख्तलाफात हैं जो उनकी नज़र में नहीं है और चूंकि यहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है इस वजह से मसाइल हो रहे हैं। अलीमा खान का खुद KP में विजिट करना इस बात का सबूत है कि उन्हें ये फिक्र है कि जिस वजह से उनके भाई ने करप्शन के हवाले से बात की वही करप्शन सबसे ज़्यादा कम व बेश 11 साल हो गए KP में उनकी हुकूमत होते हुए और 18वीं तरमीम के बाद जो पैसा उनके पास आया वो गया तो कहाँ गया और ख़ुद वो कारकुनान से उसी अंदाज में मिली जिस तरह से पहले पीपल्स पार्टी की सियासत रही और जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा खुद जाके कारकुनान से मिलती थी। तो PTI ने भी अलीमा खान ने भी यही पॉलिसीज़ अपनाई हैं। अब ये देखने की बात है कि कोई नई लीडरशिप आ रही है या ये जो आपस में अख्तलाफात हैं खुल के सामने आ रहे हैं या फिर ये मसाइल हैं यहाँ पे कि जनाब बुशरा बीबी सामने आएंगे, अलीमा खान सामने आएंगी या कोई और सामने आएगा। ये भी मसाइल है। PTI में आगे क्या इस वक्त लीडरशिप की ज़रूरत है या फिर जेल से जो संभाला जा रहा है मामला को उसी तरह से संभाला जाएगा। एक और मामला जिसको हम डिस्कस करेंगे, कल की हड़ताल। जमात इस्लामी ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। जगह जगह इस बारे में ऐलान भी किया जा रहा है कि इस कल जो है ताजिर मुकम्मल इसकी हिमायत करें, शटर डाउन हड़ताल हो। इस हड़ताल को किस हद तक कामयाब बनाया जाएगा? क्या कराची वाला इस वक्त हड़ताल कर सकता है और जो मुतालबात जमात इस्लामी कर रही है क्या वो पूरे हो सकते हैं और क्या इस हड़ताल का कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा? तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब, आप तज़ियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे फवाद सिद्दीकी साहब, दिफाई तज़ियाकार हैं आप, और साथ साथ एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं सलमान राजा साहब, क्या समझते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन? और हमने सोचा था कि हम ऑपरेशन करेंगे लेकिन फिर हम नहीं कर सके, कुछ मसाइल आ गए। बलूचिस्तान में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स तो हैं ही लेकिन अचानक से वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं। क्या तज्जिया आपका? देखिए सना, दो रुख हैं इस चीज़ के। एक रुख वो है जो हम इस्टेब्लिशमेंट की आर्मी की नज़र से देखें कि ये एक चीज़ बन गई, एक फितना बन गया है, ये न्यूसेंस बन गया है बलूचिस्तान के अंदर और ये एक दिन से नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप हो रहा है और उसके अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अपनी जगह पे हैं और ख़तरनाक है और उसको ऑपरेट करना चाहिए। फितना अल खवारिज जो ऑपरेशन लॉन्च किया इन लोगों ने बिल्कुल सही किया है, इसको आड़े हाथों लेना पड़ेगा और सख्ती से निपटना पड़ेगा। ये आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन दूसरा रुख ये है कि ये क्यों जनरेट हुआ, ये कि ओवरनाइट तो नहीं पैदा हो गए सारे ये लोग। ये इनका एक कह लीजिए नेशनल धारे के अंदर से निकल के इनका एक शिकवा कि बलूचिस्तान को सप्रेस किया जा रहा है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, वहाँ की गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही। ये 20, 25, 30 साल से बिल्डअप होता यहाँ पहुँचा है। इसमें तीसरा एंगल ये कि इसमें जो दुश्मन हमारे ममालिक हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी न्यूज़ ये हैं कि इंडिया के अलावा दूसरे ममालिक, में नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे हमारे ताल्लुकात भी हैं कि वो ममालिक भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर जो इनको सपोर्ट करते रहें। फिर ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। इन बच्चों से मुझे इत्तेफाक हुआ एक दो से मिलने का बहुत पहले, तो उनका जो माइंड सेट है वो ये है कि भाई ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो उन ज़्यादतियों को एड्रेस क्यों नहीं किया गया? अभी रिसेंटली ISPR साहब से सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उन्होंने यही कहा कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते। कौन नहीं करता? गवर्नमेंट नहीं करती। तो पॉइंट ये है कि अब इसको कौन करेगा आके? गवर्नमेंट डेवलप नहीं कर रही, आर्मी पॉइंट आउट कर रही है, वो उसको रिमूव करती है, टेररिस्ट को क्लियर करके देती है, फिर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती। तो ये दोनों रुखों से देखेंगे तो मामले हल की तरफ जाएगा। अदरवाइज जिस तरह पाकिस्तान के और बहुत सारे फैक्टर्स डिस्टेबलाइज हुए हैं, ये भी एक डिस्टेबलाइजेशन का बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है सामने आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। फवाद सिद्दीकी साहब अभी ज्वाइन कर चुके हैं।
मसला बलूचिस्तान का कुछ ऐसा है कि जनाब यहाँ पे जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो सबसे पहले करप्शन का इशूज़ हैं, और जिस तरह से बात हो रही थी कि वहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ का मसला है, और 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह से वहाँ पे फंड्स की फरहमी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी फंड्स उन लोगों को नहीं मिलते जो जिनको मिलने चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है सियासतदानों को, इलेक्टेबल्स का, और हो कुछ ये रहा है कि जो बलूचिस्तान की आवाम समझने से कासिर है कि यहाँ पे वो लोग जो सरदारी निज़ाम पे अपने आप को सरदार कहते हैं, उनके कुछ सरदार एक ही ख़ानदान के कुछ एक तरफ होते हैं, दूसरे दूसरी तरफ होते हैं, और अगर 4 साल किसी को गवर्नमेंट मिल भी जाए तो दूसरे 4 साल में अगर किसी और उन्हीं के ख़ानदान में किसी और को गवर्नमेंट की तरफ लाया जाए तो उसके बाद वो मुखालिफ हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। कल भी हमने इस पर बात की थी कि बलूचिस्तान का जो इम्पोर्टेंट इशू है वो शायद वहाँ की करप्शन है, और करप्शन की वजह से यहाँ पे मसाइल जो है वो इस तरह से है कि वहाँ के लोगों की जहन साजी हो रही है। सर, इसके साथ ही कच्चे के डाकुओं वाला भी मामला हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भी कोई ओवरनाइट प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई मुल्क के अंदर। ये 25-30 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ कि कच्चे के डाकू हैं, तो क्यों नहीं उनको हल किया जा रहा? अब यहाँ पे फिर वही जो आपने अभी पॉइंट, असल में इशू यही है। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि एस्टैब्लिशमेंट इस पर क्यों नहीं स्टेप लेती कि वो एक चीज़ क्लियर करके देते हैं। आर्मी हर दफ़ा कच्चे के डाकू क्लियर करके देती है, पुलिस के साथ ऑपरेशन करती है, रेंजर्स इन्वॉल्व होती है, और जब वो उसको लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ में छोड़ के जाते हैं तो 10-5 साल बाद फिर वही चीज़ डेवलप हो जाती है। तो क्या ये एस्टैब्लिशमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि हम जिनके हाथों में छोड़ के जा रहे हैं कि वो लोग नहीं कैपेबल हैं, तो उनको रिमूव करें, कैपेबल लोग लेके आए, यही एक सोल्यूशन नजर आता है। आगे बात करते हैं। फवाद सिद्दीकी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, आप दफाई तज्ज़ियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत फवाद सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल, दहशत गर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और दहशत गर्दों ने जो इस वक्त अचानक से सर उठाया है, इसके पीछे क्या काविश हो सकती है, साजिश हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, या अचानक से कोई ऐसी बात है जो उनको बुरी लगी है, वो समझते हैं कि जी जनाब ठीक है इस वक्त ये कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्योंकि एक तरफ हम कच्चे के डाकुओं के हवाले से भी देख रहे हैं, एक तरफ जनाब बलूचिस्तान में भी ये सब कुछ हुआ, क्या तज्जिया आपका? जी बहुत बहुत शुक्रिया साना साहबा। देखिए, ये जो इस वक्त अचानक दहशतगर्दी का बाजार गर्म हुआ है बलूचिस्तान में और KPK में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह आप देखिए, बलूचिस्तान में उन्होंने वही दिन चुना जिसमें नवाब अकबर मुफ्ती साहब की जो है वो बरसी का दिन था। इसी तरह हमारे जो बहुत ही अच्छे दोस्त मुल्क है, उनके बर्री फौज के सरबरा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे, और ये कार्रवाई एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हुई है कि यहाँ जो पाकिस्तान में इस्तेकाम है उसको किसी तरह जो है साबुता किया जाए। आप देखिए कि इसी वजह से हमने ये जो ऑपरेशन के नाम पे वहाँ जो कार्रवाई हो रही है उसमें काफी ज्यादा जो है वो दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया है, लेकिन उन्होंने जो हमारी यूनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस तरह देखें, उन्होंने जो ज़ायरीन और वहाँ से काम करने वाले लोग थे उनके शनाख्ती कार्डों को चेक करके बसों से उतार के उनको किस तरह बेहमाना जो है कत्ल किया, ये एक सोची समझी साजिश है, और जिसमें इसकी जो लिंक है वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ जाता है। इसमें तो कोई अब कोई छुपी बात रही नहीं है कि जितनी ज्यादा असर रसूख जो है वो रॉ का जो है वो तहरीक तालिबान का भी है, और BLA और जितनी इंतहा पसंद जमातें बलूचिस्तान में कारफरमा है, उनके पीछे फंडिंग और उनकी प्लानिंग और उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो रॉ से उनको मुयस्सर है। सर, फवाद सिद्दीकी साहब, यहाँ एक क्वेश्चन ज़रूर रेज होता है। इस वक्त जो कार्रवाई हुई और हमारे जवानों को शहीद किया गया, लेवीज़ के जवानों को जब शहीद किया गया, पुलिस के जवानों को शहीद किया गया, उसमें सब लोग मजम्मत कर रहे हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए, लेकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जब बात की गई और वहाँ पे KP से उसको शुरू होना था, उस वक्त इतनी ही मुखालफत हमने असेंबली में देखी। आज वो लोग खामोश हैं जो मुखालफत कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि क्या इन मामलात में एजेंसीज को हम फिर ये इल्ज़ाम देते हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ में बीच में आ रही है या फौज बीच में पड़ रही है, लेकिन उन्हें उनका काम भी तो नहीं करने दिया जाता। हम जब हम
सियासत में कहते हैं कि वो सियासत में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें देखें, ये तो बात आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात है कि ये जो कार्रवाइयां शिद्दत अख्तियार कर रही हैं, उसकी एक वजह मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो मेन कारफरमा है वही नहीं चाहते कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है, इट्स अ मल्टी प्रोंग ऑपरेशन। ये सिर्फ ग्राउंड पे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, उनके सिंपैथाइजर्स, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, इन तमाम के खिलाफ जो है ये कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है। और इसको आप, अगर मैं इसको आम ज़बान में बात करूं तो निप द ईविल इन द बड। हम पहले जो एक कॉस्मेटिक कार्रवाई करते थे, चंद दहशतगर्दों को हमने जहन्नुम हासिल किया और हम समझते थे कि जी वो ऑपरेशन जो है वो पाए तकमील तक पहुंचेगा। इस दफा हमने जो लाएअमल इस्तेमाल इख्तियार किया है हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट और फोर्सेस से मिलके, वो बहुत ही देरपा इंशाल्लाह साबित होगा, क्योंकि अब हम उस दहशतगर्दी की जड़ को जो है उसका किला कमा करने जा रहे हैं, जिसमें उनके सिंपैथाइजर, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स, यहाँ तक के जो बाहर से जो रवाबित हैं, वो हम उनको जो है उनकी तरफ जो है वो हमारी तमाम जो एफर्ट्स हैं उनका किला कमा करने पे मौजूद है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी एक जो जमात है वो उसको भी अपने साथी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, और वो नहीं चाहते कि मुल्क में इस्तेकाम आए। और इसकी जो आपने देखा, इसके तो अब तमाम शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो उनके बाहर मुल्कों से रास्ते हों, लॉबिंग एंटी पाकिस्तान हो, उनका सोशल मीडिया जो पूरा एक ब्रिगेड है। वो फवाद सिद्दीकी साहब, आपने स्पेशली अब केपी की बात करें, मैं खुल के बात कर रही हूँ। केपी में क्या उनकी अपनी गवर्नमेंट को नहीं पता? पहले तो हमें पता था दहशतगर्दों के कुछ ठिकाने होते हैं, वहाँ जाके हमें हमला करना है, वहाँ पे उनको जनाब फारिग करना है। हम सवात में भी देख चुके हैं और कामयाब ऑपरेशन हुआ है सवात का भी। लेकिन इस वक्त क्या केपी की गवर्नमेंट खुद इस बात को समझ रही है कि अगर वो गवर्नमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ 2 जगहों पे कर रहे हैं, बाकी अब तो वो जगहें भी अब तलाश करना मुश्किल हो गई हैं कि जहाँ पे दहशतगर्द है, अब तो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। तो इन हालात में भी मुखालफत और फिर उसको मान भी लेना, और फिर पब्लिक की तरफ से प्रेशर भी आना कि जनाब ठीक है, अगर गवर्नमेंट कह रही है तो ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद उनकी भी बात मानी जाए। इन हालात में आप क्या समझते हैं दिफाई तजियाकार के तौर पर कि क्या इस तरह से सूबों की बात माननी चाहिए? जी नहीं, देखिए, हम तो और हम जैसे जो थोड़ी बहुत ये यहाँ अपने हिसाब से जो बात करते हैं वो यही करते हैं कि देखिए, फौज जो है वो एक ऑपरेशन करके इलाके को खाली करके आती है, तो जो लोकल वहाँ के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके हवाले करती है। लेकिन केपीके में तो हालात ये हो गए हैं कि सिवाय वहाँ पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग के और वहाँ कुछ हो नहीं रहा, और दिन ब दिन केपीके के हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये तो वो जमात इस वक्त हुक्मरान वहाँ हुक्मरानी कर रही है कि जिसके बानी को तालिबान खान के नाम से पुकारा जाता था, और उसकी वजह से ही उसके दौर में जो उसकी जो वहाँ के तालिबानों के साथ जो मुआहदे किए गए और उनको यहाँ नौबादी के अंडर जो है वो केपीके में आबाद किया गया, ये उसका ही शाह खजाना है। आप देखिए, यहाँ जो इस वक्त केपीके में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये उन्हीं की पॉलिसियों का नतीजा है जो उस 2018 की जो गवर्नमेंट थी उसने वहाँ किए। और अभी भी जो है वो क्योंकि पॉलिटिकल स्कोरिंग वो लोग कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि केपीके में जो है वो इस्तेकाम आए, और उसका जो तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो विफाक पे और एस्टेब्लिशमेंट पे और आर्मी पे डाली जाए। यहाँ एक क्वेश्चन जरूर रेज होता है, सब मेरी अपनी समझ से बाहर है। अगर आप
कम्युनिकेट करते हैं लोगों में और एक पार्टी के पास बहुत हमदर्दियाँ हासिल हैं, जिसका लीडर जो है वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। अब वो ठीक है या गलत है ये अब कानून फैसला करेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पॉलिटिकल ऐसी भी होती हैं जो उसे बदला लेने के लिए होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चीज़ें इस वक्त हाथ से निकल रही हैं तो अवाम को कैसे समझाया जाएगा कि जनाब ये इस वक्त पाकिस्तान के हक में नहीं है और इसको इसी तरह से लेना चाहिए, क्योंकि अवाम की तो हमदर्दियाँ उसी पार्टी के साथ हैं जिस पार्टी को वोट बहुत मिले। कम्युनिकेशन के लिहाज से इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, इसी वजह से बारहा जो है वो ISPR DG ISPR की देखें, उन्होंने इस चीज को डिजिटल टेररिज्म का नाम दिया है। ये जो 5th जनरेशन वॉर की हाइब्रिड वॉर को जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के फोरम्स पे हो रहा है, इसका जब तक तदारक नहीं होगा, हमारी आवाम को फैक्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं होगी, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का इस वक्त समुंदर है सोशल मीडिया पे, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से इन्होंने इस चीज का भी इजहार किया कि शायद हम जो हुकूमत पे वक्त है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी लगाने जा रही है, क्योंकि वहां भी ये जो जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ, वो नहीं चाहते कि उसके ऊपर भी जो है वो वहां कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद हो। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जैसे ज़ीरिक जो एंकर्स हैं, उनके प्रोग्राम हैं, इसी तरह हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, ये अब इस बात को बिल्कुल जान चुका है कि जी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका किला कमा किए बगैर आवाम में इनका चेहरा बेनकाब किए बगैर अब हम जो है हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और मैं समझता हूं कि हमारी आवाम भी अब थोड़ा बहुत जो है इनकी जो अय्यारियां हैं, इनके जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं, उनको वो शायद बहुत ज्यादा समझ चुके हैं। ठीक है फवाद सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान राजा साहब आपकी तरफ आते हैं। सलमान राजा साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो इंटरनेट पे पाबंदी की भी बात की गई और ये भी कहा गया कि जनाब जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वो दुनिया का 5वां मुल्क बन गया है कि जहाँ का नौजवान कंप्यूटर के पीछे से अपनी इकॉनमी को सपोर्ट कर रहा है और अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है। एक तरफ फायर वॉल वाला सिस्टम जिसमें हम चीज़ों को रोक रहे हैं, और ये पाकिस्तान में तो अभी हो रहा है, हम चाइना में तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हम देख चुके हैं किस हद तक ठीक है। उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस वक्त हमारे दिलों में आ रहा है या नौजवानों के दिलों में ये बात आ रही है कि मेरे खिलाफ काम हो रहा है, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? और ग्राउंड रियलिटी से हमेशा इसमें कहीं ना कहीं गैप होता है। नौजवानों से मिलें आप, जो इंडस्ट्री है उसमें जाके ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, जो कंटेंट राइटिंग की है इंडस्ट्री और IT इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनियां मैंने खुद बंद होती हुई देखी। पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक की पोजीशन पे बैठे हो, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे बैठे हो तो आप गलत नहीं हो सकते। वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, नंबर 1। नंबर 2, चीज़ों को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ऑपरेशन करके ज़ख़म तो ख़त्म कर देते हो, लेकिन उसकी कॉज, वो कैंसर जो आप सेल्स ख़त्म कर रहे हो, एम्प्यूटेट कर रहे हो, हाथ काट देते हो, उसमें कैंसरस सेल्स आ गए, वजह क्या बनी है कैंसर होने की? वजह क्या है इस प्रॉब्लम की? डिजिटल दहशतगर्द आपके माशरे में पैदा क्यों हो रहा है अगर आप उसको टर्म जो दे रहे हो? सर वो 2011 से जो शुरू हुए थे वो अभी हैं, वो एक खेप उगाई गई थी, वो अब हो गया है। अच्छा, अगर इस तरह हम सोचें तो फिर तो जो तालिबान माइंडसेट हमारे यहाँ प्रिवेल करता है। मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ जो MBA ग्रेजुएट्स हैं और उनकी मेंटेलिटी जो होती है वो अलग होती है और उनकी अपीयरेंस कुछ और कह रही होती है और उनका बिहेवियर कुछ और कह रहा होता है। देखिए, कंट्रीज जब, नेशंस जब बेहतरी की तरफ जाते हैं, जब आप अपने माइंडसेट स्ट्रेटेजिकली सेटअप करते हो, अपनी कौम की डायरेक्शन सेट करते हो। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि सियासतदान जो है वो सियासत चमकाने में मसरूफ़ है, अदलिया जो है वो इंसाफ दिखाने में मसरूफ़ है, देने में नहीं, दिखाने में मसरूफ़ है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदारी दिखाने में मसरूफ़ है। आवाम जो बेचारी जो वो अपने ज़ाती मसाइल हल करने में लगी हुई है। लेकिन इन सब का जो मजमुआ है एक मुल्क, वो फारिग हो रहा है। लेकिन इसमें आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर हम चाइना की मिसाल ले लें, वहाँ भी फायर वॉल का सिस्टम है, हम दुबई चले जाते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा होता, जाहिर सी बात है कॉल्स आपकी डिटेक्ट नहीं हो रही होती, तो उनका उस हद तक जो है वो चीज़ें बना है।
अगर पाकिस्तान में इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है तो ये फ्यूचर में इसके कोई बेहतरीन नताइज मिल सकते हैं, या इस वक्त जो हम परेशानी में, मेरे नौजवान परेशानी में, इसको पहले एड्रेस करना ज़रूरी है, या वो जो दहशतगर्दी का सामना है हमें वो एड्रेस पहले करना सर ज़रूरी हम है? डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्या बाकी के फैक्टर्स सिमिलर हैं दुबई से और चाइना से? क्या हम चाइना की तरह हमें ऑलमोस्ट फ्री बिजली और बेसिक नीड्स मिल रही हैं? क्या हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, हमारी जीडीपी अच्छी है, हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी है दुबई की तरह? क्या हमारे मुल्क के अंदर दुबई की तरह बड़े अच्छे रोड्स और हर चीज़ फैसिलिटी मिली हुई है? क्या दुबई के शहरी की तरह हम चाइना की शहरी की तरह हम दुनिया के 100 ममालिक में वीज़ा फ्री जा सकते हैं? क्या हमारा स्टैंडर्ड है वो सब चीज़ें होने के बाद अगर आप फायरवॉल लगाएं तो फिर कंपैरिजन बनता है। यहाँ पे 40% आवाम जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे, और उससे गुर्बत की लाइन के नीचे से भी कोई लाइन होती है वहाँ जा चुकी है। दे डोंट रियलाइज दिस। अब आप चीज़ों को कर्टेल करते रहोगे, जितना दबाते जाओगे वो उतना चिंगारियां बन के निकलती जाएंगी। मेरा ज़ाती राय ये है कि जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, हुक्मरान हैं, ब्यूरो स्टैब्लिशमेंट में सिर्फ आर्मी को नहीं बोलता, और बोलना भी नहीं चाहिए लोगों को। स्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है हर वो फोर्स जो मुल्क में एक इन्फ्लुएंस रखती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो मीडिया के पर्सनैलिटीज़ हों, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे वो जुडिशरी हो। ये सारे लोगों को रियलाइज़ करना पड़ेगा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कि आप किस डायरेक्शन में मुल्क को लेके जा रहे हो। ये 24 करोड़ आवाम जो है वो झुंड बनती जा रही है, एक पूरा रश बनती जा रही है, जमे गफीर बनती जा रही है। इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक पे में जाना है, और एस्टेब्लिशमेंट की जब बात की जाती है, आई डोंट नो क्यों उसको फौज से ताबीर किया जाता है। कोई भी जो है तमाम इदारों के जो सरबराह हैं वो मिलके एस्टेब्लिशमेंट, इलीट जो होती है वो आप उसका कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में कोई हवा बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है कि क्यों होता है। अमेरिका में भी इसी तरह से फैसले होते हैं और उन फैसलों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 100% लोगों में से 5% लोग होते हैं जो हुक्मरानी करते हैं। ये मेरा या आपका असूल नहीं है, ये असूल जब से दुनिया बनी उस वक्त से चल रहा है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। हाफिज़ नईम साहब की सियासत हमेशा से जमात इस्लामी की एक मखसूस सियासत से मुख्तलिफ रही है। इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो जमात इस्लामी के साथ नहीं भी था, लेकिन फिर भी उनकी जो हड़ताल अभी जलसे हुए उसमें उन्होंने लब्बैक कहा, जो जमात इस्लामी का नहीं भी था तब उस वक्त भी, क्योंकि उन्होंने पार्टी की बात नहीं की थी, उन्होंने मुल्क की बात की थी। लेकिन क्या इस वक्त ये मुल्क हड़तालों का मुतमिल हो सकता है? यही एक सिलसिला है कि जिसमें हम अपनी बात हुकूमत के कानों तक पहुँचा सकते हैं। रिसेंटली अभी जो कल मामला होने वाला है, स्पेशली कराची में अगर हड़ताल किसी चीज़ की हो जाए तो वो पूरे मुल्क पे हावी हो जाती है। मुल्कगीर हड़ताल का कहा गया, और मुल्कगीर हड़ताल में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान साहब कहते हैं कि हम IPPs को नहीं मानते, पाल नहीं सकते। कल मुल्क भर में भरपूर हड़ताल होगी, फिर ताजरों से मुशावरत करेंगे, अगर रिलीफ ना मिला तो आइंदा भी हड़तालें करेंगे। अब ये बयान सामने आ रहा है, कल किस हद तक पाकिस्तान की आवाम जो है वो जमात इस्लामी की हड़ताल पे लब्बैक करती है नहीं करती? क्योंकि अभी मैंने आते हुए भी शाम के वक्त देखा कि लाउड स्पीकर्स में ऐलान हो रहे थे, और अभी से जो है, लेकिन हाँ, सिंध गवर्नमेंट ने कह दिया कि स्कूल खुले रहेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हैं सलमान राजा साहब, हड़ताल जमात इस्लामी की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? कि जमात इस्लामी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम कि वो प्रॉब्लम और इश्यूज़ को अच्छा पॉइंट आउट करते हैं, हमेशा ये देखा गया। लेकिन क्या वो अच्छे सोल्यूशंस देते हैं? ये मैं नहीं कहूँगा। क्या वो कॉन्क्रीटली आगे बढ़े हैं इन मामलों को लेके? क्या हल निकल आते हैं? नहीं होता, प्रेशर बिल्डअप होते हैं। और ये गवर्नमेंट को भी पता चल गया, वो अपने माइंडसेट एक बना चुकी है, जो पीपल्स पार्टी और MK उन सारी जमातें, कि किस तरह इनको हैंडल करना है। उन्होंने हड़ताल करना है, इन्होंने हड़ताल करने के बाद उनको एक स्पेस देना है, एक दिन का हड़ताल कर लिया, आपने दिखा दिया अपना प्रेशर पॉइंट, फिर बात को लिंगर ऑन कर देंगे। जैसा कि जो मेयर के इलेक्शंस थे, बल्दियाती इलेक्शंस थे, कितने अरसे साल उन्होंने ड्रैग करते रहे। क्या टैक्टिक थी उनकी? यही टैक्टिक थी कि भाई ठीक है, कर लो हड़ताल, कर लो, शोर मचा लो, एहतजाज कर लो, स्पेस देते रहते और करते रहते हैं एक दूसरे को। पॉइंट ये है कि क्या हल होगा हड़ताल करने से मसला? क्या कराची बंद करने से मसला हल हो जाएगा? आई डोंट थिंक। आपने भी, मैंने भी पिछले 20 सालों में कोई 500 से ज़्यादा हड़तालें देखी होंगी इस शहर के अंदर। क्या उनसे फायदा हुआ? वो हड़ताल करने वाला कोई और था ना जी, जो भी करता रहा वो भी करते थे और ये भी कर रहे हैं। क्या हड़ताल से मसला हल होता है? मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। हमेशा मसाइल हल होते हैं कम टू द टेबल, ना वो जंग से हल होते हैं। जंग में कौन राइट होता है कौन लेफ्ट ये पता नहीं चलता। जंग में कौन लेफ्ट हो जाता है वही पता चलता है, जो बचता है वही पता चलता है, बाकी तो सब मर जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, कराची वाला साथ देंगे कि नहीं देंगे? टू माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी ताल्लुक रखता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो एग्जॉस्ट हो चुका है अब।
ना उसको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। एफबीआर अलग तंग कर रहा होता है, एक्साइज अलग तंग कर रहा होता है, लेबर डिवीजन अलग तंग कर रहा होता है, ईओबी आईसीएससी अलग तंग कर रहा होता है। गैस का एक इशू है, कनेक्शन नहीं ले सकते, बिजली का फुकदान है यहाँ पे और बहुत प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, इंपोर्ट में प्रॉब्लम्स हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, डकैतियाँ चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, धोखेबाजियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते आप, माल आपको मिल, इतनी प्रॉब्लम लेके इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट का ये हाल है कि भाई मेरा काम सही चल रहा है, बाकी सब भाड़ में जाए, हड़ताल हुए नहीं हुए। जो ये गेयर अप कर रहे हैं, कल जो शोर मचा रहे हैं जमात इस्लामी के साथ, वो सारे ज़्यादातर ट्रेडर, ताजिर एसोसिएशन जो ट्रेड करते हैं उनको। और आई डोंट थिंक कि इनके ये सब करने से एक प्रेशर बिल्डअप हो सकता है किसी हद तक, लेकिन आईपीपी इसका मसला हल नहीं होगा। दे आर जाइंट्स। आईपीपी मगरमच्छों से भी बड़ी चीजें हैं जो बैठे हुए हैं पीछे। वो इतने पावरफुल हैं, इतनी ज्यादा पावर रखते हैं, इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। मैंने बकालिबन आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि इन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लेंगे, घूम फिर के आप उन्हीं के पास बात करने जाएंगे कि वही लोग हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ताजिर बिरादरी, इंडस्ट्रियलिस्ट बिरादरी इनका साथ देगी। गुल अहमद एनर्जी का नाम सबने सुना है, कॉमन, कितने पावर आईपीपी प्रोजेक्ट्स हैं इनके, और बहुत सारे इस तरह के नाम हैं। लेकिन अभी कुछ अर्से से हम देख रहे थे कि मैंने जुमेरात, जुम्मे के दिन जो है, क्योंकि नमाज का वक्फा होता है, तो सदर में, एम्प्रेस मार्केट में, मुख्तलिफ जगह पे हमने ताजरों की हड़तालें छोटे पैमाने पे देखी। उन्होंने अलामती हड़तालें की थी। पिछले कुछ हफ्तों से हम ये मुस्तकिल देख रहे हैं। इन हालात में जब वो अलामती हड़तालें कर रहे हैं, और इन हालात में अगर पॉलिटिकली कोई पार्टी स्ट्रांगली उनका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं जमात इस्लामी इस बात को भी एक सियासत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है? और वो कराची में, क्योंकि इस वक्त वैक्यूम भी खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल वैक्यूम मौजूद है, जमात इस्लामी अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकेगी? जमात इस्लामी इन तीनों एस्पेक्ट पे काम कर रही है। एक इस वैक्यूम को भी फिल करना चाह रही है, वो जेन्युइन स्टैंड भी ले रही है, वो सही इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और जितना कर सकते हैं, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उतना करते हैं। बट द पॉइंट इज, मेरी नज़र में ये हल नहीं होने वाला मसला इस तरह। वज़ीर आला सिंध का एक बयान आया आज थ्रेट्स को देखते हुए कि कराची के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। एज इफ के उनका ये बयान देने के बाद हर बंदे के घर के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा हो जाएगा और अमन शांति हो जाएगी इस शहर के अंदर। अब ग्राउंड रियलिटी, हकीकत में और जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप आ चुका है। ये सियासतदानों को एहसास करना होगा, ये करते धरता जो इस मुल्क के, उनको एहसास करना होगा। अगर वो रियलाइज़ नहीं करेंगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा और ये रबर बैंड इफेक्ट आएगा, टूटेगा तो बहुत तबाही मचेगी। अच्छा, आप इस पे क्या कहते हैं? कराची में अगर तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है स्पेशली, तो ये कहा जाता है कि ये बाहर से आने वाले लोग कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ में बुरी बात है, किसी कौम का नाम लेना, किसी जमात का, किसी ज़ुबान का नाम लेना बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खुद हमारा कराची का बच्चा भी आज नौकरी ना होने की वजह से उनके घर वालों को नहीं पता और ये जो वारदातें हो रही हैं इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, ये सारे एस्पेक्ट हैं। 16 लाख बंदा पाकिस्तान से, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो माइग्रेट करके गया है, ऑलरेडी जा रहा है। 8,000 कंपनियों ने यूएई की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर कराया। ताजिर सारे यहाँ से और इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहे हैं। शर का कोई मजहब, कोई कौम, कोई रंग, कोई नस्ल नहीं होती, कोई उसकी कास्ट नहीं होती, कोई उसके जेंडर नहीं होता। जो शर फैला रहा है वो शर अंगेज है। हाउ इट्स सिंपल एज एबीसी। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि पाकिस्तानियों को मारा गया, किसी कौमियत को नहीं मारा गया जो 22 लोग मारे। पॉइंट ये है कि कराची का बच्चा जो है वो क्यों भाग रहा है या क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि दूसरी कौम के या दूसरे रंगों नस्ल के लोग आके इस शहर, आप ओन ही नहीं कर रहे हो उस शहर को। लॉलीपॉप जो स्ट्रैटेजी होती है वो है हमारे हुक्मरानों की। इनकॉम्पिटेंसी भरपूर है इनके अंदर। सही है जी, कार्टेलिंग, माफिया, उससे बढ़कर कोई लफ्ज होता है, वहाँ लेवल उनका पहुंच चुका है। लेकिन सर, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा कराची का बच्चा भी इस वक्त वारदातों में इन्वॉल्व है? टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, यस, किसी हद तक है। मैं उन इलाकों को जानता हूँ, मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं ट्रैवल कर रहा था रिसेंटली, पिछले हफ्ते, तो मुझे एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एक पुलिस ऑफिसर हायर रैंक के, वो मेरे साथ बैठे, तो उनसे गुफ्तगू हुई। एंड ही टोल्ड मी, इट्स हिज वर्ड, मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ, कि मैंने उनको कहा ये जो BLA और ये तालिबान TTP का जो नेक्सस बना है और ये आ रहा है सिंध में, तो उसके क्या इफेक्ट आने वाले हैं? उन्होंने कहा जी आ नहीं रहा। उन्होंने मुझे बाकायदा बताया कि हमें ब्रीफ आई है, ये सिंध में आग के बैठ चुका है, इट्स ऑन आवर हेड। अब ये ऐसे जुमले बोल के आवाम में पैनिक क्रिएट हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कहना चाह रहा। लेकिन द पॉइंट इज, वो एक जिम्मेदार अफसर बोल रहा है ये बात कि दे आर हेयर। तो कब रियलाइज करेंगे? ये बयान दे देना कि कराची की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। परसों जो वाक़या हुआ है दो फ़िरक़ों के बीच में तसादुम जो हुआ है, ये वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, मैंने बारहा एक लफ्ज़ कहा कि हकीकत और जो आप कर रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं एंड जो आप कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है।
दे नीड टू बी सीरियस। सीरियस बातें कर लेना या सीरियस गुफ्तगू, उनकी तो गुफ्तगू में भी वजन नहीं रहा हमारे सियासतदानों की। स्टैब्लिशमेंट, जैसे मैंने अर्ज किया ना, स्टैब्लिशमेंट अपने काम में लगी हुई है, उनको काम करने नहीं दिया था, कुछ काम वो कर रहे हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। सियासतदान जो है वो सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। कौम कहाँ जा रही है, मुल्क कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। एजुकेशन, आप किसी भी कौम को खड़ा करना है, बेसिक इट्स सिंपल साइंस। एजुकेशन दें, मेडिकल फैसिलिटीज दें, बेसिक नेसेसिटीज दें, बिजली पानी मकान दें, वो कौम खुद ही सुकून में आ जाएगी। ना इस मुल्क में इंटरटेनमेंट है, ना इस मुल्क में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं। अच्छा, जहाँ तक कराची के इश्यूज की बात की जाती है, एक सिंपल सा हल, वो लोग जो कि बड़े बड़े दस्तरखान लगाते हैं, और कराची वो सिटी है जो अगर पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं अगर मुसलमानों पे कोई मुसीबत आती है तो कराची वाले सबसे ज़्यादा दिल खोल के पैसा देने वाले लोग हैं। अगर इस वक्त कराची के ही मसाइल को हल कर लिया जाए और कराची के नौजवान का, कराची के लोगों की जहन साजी पे तवज्जो दी जाए तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के मसाइल को हल किया जा सकता है। वो लोग जो दिल खोल के देना जानते हैं, वो लोग जो दिल खोल के काम करना जानते हैं, उनके लिए अब ये नौबत आ गई। जिस तरह से अभी गोलीमार में हमने एक अफसोसनाक वाकया देखा, जिसका हम तस्करा इसलिए नहीं करते कि क्योंकि दो जमातों का ऐसा है कि आप सेक्रेटरिज्म पे बात नहीं कर सकते, वो ऐसा इशू है कि वो आपको तबाही की तरफ लेके जाता है, हम इसलिए जुबान नहीं खोलते। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि जनाब आप अब शायद सिविक सेंस की अपने तौर से क्लासेस लेना शुरू कर दें, स्मॉल ग्रुप्स को सिखाना शुरू कर दें। वो लोग जो दिल खोल के देना जानते हैं, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को अब ये चाहिए कि सिविक सेंस और ये बाहमी भाईचारे की भी क्लासेस को प्रमोट करना शुरू करें ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। आगे चलते जनाब, एक और मसला जो कराची वालों के लिए और सिंध के ऊपर आया, यहाँ पे पंजाब ने कहा कि जनाब बिजली वो दे रहे हैं, यूनिट्स दे रहे हैं, और फिर सिंध ने कहा कि जनाब आप ये किसी और काम पे भी लगा सकते हैं। क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तनाजुर में? इस तरह कराची वाला बिजली के बिल देने में परेशान है और पंजाब वाला जो है उसको 2 महीने के लिए रिलीफ दे दिया गया है। क्या सिंध गवर्नमेंट का ये कहना बिल्कुल ठीक था कि ओके आप 2 महीने की रिलीफ दे के क्या करेंगे, कोई और सिलसिला होना चाहिए, कोई सोलर सिस्टम की बात होनी चाहिए? हल क्या है कराची में बिजली के बिलों का? कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जो हमारी, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट, जो ये लोग स्कीम्स लेके आते हैं ना, ये स्कीम एग्जॉस्टिव होती हैं। हम पैनल लगा के दे देंगे, पैनल ख़राब हो जाएगा 6 महीने बाद, फिर उसको रिपेयर कौन करेगा? सस्टेनेबल बात क्यों नहीं करते? ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएं जो आवाम ही रन करे। जो नॉर्दर्न एरियाज है ना, उसमें मैंने कई गाँवों में देखा उन्होंने छोटे छोटे जो ना जो झरने गिर रहे होते हैं उन पे प्लांट लगा दिए बिजली बनाने के, हाइडल प्लांट, वो उस गाँव को चलाते हैं। सस्टेनेबल है वो गाँव, वो अपने मामला खुद देखता है, उस प्लांट को भी हैंडल करता है। तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स लाएं। अब ये जी पंजाब 2000 मेगावाट बिजली दे रहा है, सिंध बोल रहा है कि जी आप हम पर एहसान ना करें, नेशनल ग्रिड में हम इतनी बिजली डाल रहे हैं, और IPPs पीछे इन सब का नेक्सस है जिन्होंने IPPs बना के बैठे हुए हैं। ये 2005-06 से लेकर 2016-17 तक पहले 20 IPPs को लाइसेंस दिया गया, फिर 20 को दिया गया। और ये कौन है 20 IPPs? ये सारी वही बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इन्हीं की दोस्त यार हैं। तो मसला तो इस तरह हल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि सिंध का बिजली का मसला इस तरह हल होगा या पंजाब का बिजली का मसला इस तरह हल होगा। आपको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स लाना पड़ेंगे। एक रिसर्च मैंने छोटी सी की थी 10 साल पहले, उस वक्त हाइडल एनर्जी पर यूनिट हार्डली 70-80 पैसा पर यूनिट पड़ रही थी, हाइडल एनर्जी इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल कंट्रीज है जो हाइडल एनर्जी बहुत ज़्यादा बना सकता है पानी से, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा बना सकता है। इनको अकल नहीं आती, इनको समझ में नहीं आती, इनके पास रिसर्चेज नहीं है। क्यों लाइसेंस दिए गए? अगर आपने लाइसेंस गलत दे दिए, सिट ऑन द टेबल, नेगोशिएट इट, गेट रिड ऑफ इट एंड कम बैक विद अ प्रॉपर सोल्यूशन। ये इन माई व्यू नहीं होगा, बिकॉज जो करने वाले हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी नीयतें सही नहीं है, नहीं होगा। ये मसला हल नहीं होने वाला, कराची का भी हल नहीं होने वाला। कराची में बिजली का भी मसला है इस वक्त। गैस, हमने कभी सोचा नहीं था कि गैस के इश्यूज होंगे। इस वक्त मुत्तहिद इलाकों में भी गैस के इश्यूज हैं। गैस का भी इशू खड़ा हो गया, पानी का इशू खड़ा हो गया, एजुकेशन तो हमारे पास है नहीं। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि तमाम लोग मिलके काम करें। जब MQM के पास जाया जाता है, MQM कहते हैं कि जी हम फेडरल में बैठे हुए हैं, तो वोट आपको कराची से मिला है, आप फेडरल की बात करें तो वोट तो आपने कराची वालों से लिया है। कराची का मसला कौन हल करेगा? जो कराची की पॉलिटिकल पार्टीज में ऑब्वियसली MQM है, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी है। मुझे लगता है कि जमात इस्लामी, MQM और PTI भी किसी हद तक इनके पास वो मैंडेट नहीं है, वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है गवर्नमेंट मसल्स की कि वो कराची के मसाइल हल कर सके। पब्लिक पावर शायद किसी हद तक हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी पीपल्स पार्टी के पास गवर्नमेंट मसल्स हैं, क्योंकि वो पिछले 11 साल से गवर्नमेंट में, बजट भी है, बजट भी है, सब कुछ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो सीरियस नहीं है।
11 साल से। उनके अज़ाइम कुछ और हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कुछ और है, या उनकी सोच ही कुछ और है, या उनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो इतनी दूरंदेशी सोच सके। ठीक है। अभी जो बड़े बड़े मिनिस्टर हजरात हैं पीपल्स पार्टी के, मैं देख रहा था उनके टिकटॉक अकाउंट बने हुए, उस पे 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं। वो 4 नवाज साहब ने ये कहा है ना कि टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, बात ठीक करती है। आगे चलते हैं। यासीन आज़ाद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब, मैं बहुत एहतराम के साथ, सबसे पहले तो आप कानून के माहिर भी हैं, मुझे बताएंगे क्या मामला है। 68 इयर्स की जो है वो रिटायरमेंट की एज करने की बात की जा रही है, इससे फवाइद क्या हासिल हो सकेंगे? दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपके इसके साथ ही कर दूं कि लार्जर बेंच की बात की जा रही है जिसकी तादाद बढ़ाई जाएगी। इससे कहा जा रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो किसी हद तक आगे बढ़ सकता है, और जो सीटें इस वक्त पीटीआई के हक में जा रही हैं वो वापस से आपकी गवर्नमेंट के पास आ सकती हैं। क्या ये इल्जाम ठीक है कि जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा है? मैं बीच में नहीं बोलूंगी, आप इसका तफसील से जवाब दे दीजिए। पहली बात यह है कि जानबूझ करके कुछ नहीं किया जा रहा, ये एक आईनी जंग है। और आपको पता है कि 13 जजीज में से 8 ने जो फैसला किया है उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह छुट्टियों में 13 रुकनी बेंच ने सुन्नी इताअत की पिटीशन को सुना और केस का फैसला सुनाया, तो इसी तरह से जब रिव्यू पिटीशन आई तो उसको भी अर्जेंट बेसिस पे सुनना चाहिए था। इसलिए कि 8 जज साहिबान ने जो जजमेंट दिया है उसमें उन 41 कैंडिडेट के मुतल्लिक जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो डिटेल आर्डर नहीं आया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक पिटीशन, रिव्यू पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी है कि आप ये हमें बता दें कि जो 39 आदमी पीटीआई से मुंसलिक थे उनको तो उन्होंने सीटें दे दी, लेकिन उनका कहना यह है कि जो 41 आदमी जो हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक डिक्लेरेशन के तहत सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं, और एक आज़ाद उम्मीदवार को जिसको 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात में जाना था वो पहले सुन्नी इत्तेहाद के अंदर चले गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को तो ये इल्म है ये बात कि आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात के अंदर शरीक होना है। सर मैं एक जुमला ऐड करना चाहूंगी, मैं माजरत चाहती हूँ। फ्लॉज हैं, फ्लॉज उस वक्त से हैं जबकि निशान वाली बात हुई, लेकिन ये सारे मामले में जो आप बता रही है 17 बेंच वाला मामला कानूनी तौर पे कहाँ देखा जाएगा? अगर ये जो बात की जा रही है 17 जजेस का बेंच बनाया जाएगा, क्या 13 अफराद का जो बेंच था, जजेस का बेंच था, वो ठीक नहीं है? 17 ला के फिर क्या फवाइद हासिल करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखें, पहली बात यह है कि अभी आपने देखा होगा कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसमें जस्टिस रफीक अब्बासी साहब ने अपने इख्तिलाफी नोट लिखा। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अगर 13 के बजाय 17 जज हो जाए, फुल कोर्ट हो जाए, तो इससे ये कैसे तवक्को कर लेते हैं कि जी वो 4 जज जो आएंगे उसकी वजह से वो 4 के 4 हुकूमत के फेवर में चले जाएंगे और दूसरे के खिलाफ चले जाएंगे। ये गलत तरीकाकार है। आपको पता है कि जस्टिस फाजिल साहब का जो अपना रेफरेंस वाला केस था वो पहले 5 जजों ने सुना, लेकिन जब बाद में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई तो रिव्यू पिटीशन में 7 जजों ने सुना और फिर रिव्यू पिटीशन में फैसला किया गया। अब जिस जमाने में 13 रुकनी बेंच बनी थी उस जमाने में हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक जज साहिबा जो थी वो सच बीमार थी, बीमारी की वजह से उनको शामिल नहीं किया गया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं था, 3 जजों की कमी थी। अब अगर 3 जज मजीद सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और जो पिटिशनर हैं वो अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आपने उस वक्त फुल कोर्ट बनाया था, उस वक्त जजों की तादाद कम थी, आप जजों की तादाद पूरी है, तो रिव्यू पिटिशन 13 के बजाय 17 सुने, इसमें कबाद क्या है? तो कोई कबाद नहीं है और ये डिपेंड करता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस पे और 2 सीनियर जजेस पे जिन्होंने इस बात का फैसला करना है। पहले आपको पता है कि हमेशा जो है ना चीफ जस्टिस का पासवान जो था वो बेंच कंस्टिट्यूट करता था, लोग कहते थे जी एक आदमी मनमानी करता है। अब जो सूरत हाल है वो सुप्रीम कोर्ट में बदली हो चुकी है, पर अब जो बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे, रिव्यू पिटीशन की जो बनेगी वो 17 की जब बनाने के लिए
चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस को बैठ कर फैसला करना पड़ेगा। और छुट्टियों से पहले ये मामला वहां गया और उस वक्त इस बात का फैसला 2 और 1 से हो चुका है कि ये पिटीशन 13 जज सुनेंगे जो पहले बेंच के अंदर थे। तो ये फैसला तो एक किस्म का हो चुका। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें हर बात को इश्यू बनाने का बहुत शौक है। अच्छा सर, इशू हम इसको नहीं बनाते। मुझे ये बताएं कि ये रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने वाला क्या सिलसिला है? देखें, रिटायरमेंट की एज बढ़ नहीं सकती किसी भी सूरत में। आपको पता है मुशर्रफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की एज 65 से 68 करने की कोशिश की गई थी और हाई कोर्ट के जजेस की 62 से 65 करने की कोशिश की गई थी। पूरे पाकिस्तान में एंटी अल्लाह मूवमेंट चली थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट वकला बरादरी ने ये कहा था कि ये नहीं हो सकता जो आप करना चाहते हैं। अब जो सूरत हाल है, जो सवाल आपने किया उसका जवाब ये है कि ये जज साहिबान की जो एज है ये आइन के अंदर मुकर्रर है और आइन के अंदर तब्दीली लाने के लिए हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए जो इस वक्त उनके पास नहीं है। तो लिहाजा ये खामखा शोर शराबा है कि रसूल फैज ईसा तो वैसे भी एक्सटेंशन का हाथ में नहीं है। उन्होंने कब कहा कि मैं एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार हूँ। नंबर 2, जब आईनी तौर पर अमेंडमेंट आएगी आइन के अंदर और वो 2/3 मेजॉरिटी से आएगी तब जाके किसी को एक्सटेंशन मिलेगी, वरना एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। और कल लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, लॉ मिनिस्टर ने ये साफ कह दिया कि सीनियर जज ही सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस का पाकिस्तान होगा। लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी को जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के इशू क्रिएट करने का शौक है। ये पर क्यों शौक आता है मेरे को ही नहीं आता। वैसे भी हमारा मुल्क क्राइसिस से है और क्राइसिस वाले मुल्क में हर चीज को इशू बना लेना। आइन पढ़ लेना, आइन के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के जज की एज है ही 65 साल, तो वो 3 साल कहाँ से बढ़ जाएगी जबकि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है ही नहीं। या हाई कोर्ट के जज की एज 62 साल है, वो 65 साल हो नहीं सकती। उसके लिए आपको आईनी अमेंडमेंट चाहिए और वो भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये तमाम चीजें तो आपके पास है नहीं। तो खाली इशू बना लेना कि भी एज बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, ये मैं इन चीजें से एग्री नहीं करता। ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की एज बढ़ेगी और ना किसी की कम होगी। ये आइन के अंदर दर्ज है और 2/3 मेजॉरिटी के बगैर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ थे। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ है। फवाद सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सलमान राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात की जाती है कि यहाँ पे मामला को कैसे बदला जाएगा, ये लार्जर आप स्केल में देखें। यासीन आज़ाद साहब बिल्कुल जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन पार्टी का मसला ये है इस वक्त जनाब कि अगर पार्टी 2/3 मेजोरिटी की बात की जाए तो किसी गवर्नमेंट के पास इस वक्त 2/3 मेजोरिटी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी और ये मिला के जनाब जो मुस्लिम लीग नून है वो मिलके जो ये तमाम चीज़ें फैसला साजी कर सकती है। इसमें ये कहना कि कोई ज़्यादा रिटायरमेंट की एज पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह से उनका करियर चला है, जिस तरह से उनका ख़ानदान है, जिस तरह से उनके वालिद साहब ने काम किया है, जिस तरह से उनका काम है, दुनिया जानती है। वो चाहते हुए अपने ऊपर धब्बा नहीं लगा सकते, लिहाजा वो नहीं चाहते कि उनकी रिटायरमेंट की एज में ज़्यादा इजाफा हो जाए। 2/3 मेजॉरिटी की बात और फैसला साजी की बात की जाए तो इसकी घड़ी यूं होगी, सीढ़ियां यूं मिलाई जाएंगी कि पहले लार्जर बेंच लाया जाएगा, लार्जर बेंच लाने के बाद वो मसला जो पीटीआई के हक में हुआ है उसको जनाब पीछे किया जाएगा और मखसूस नशिस्तों वाले मामलों को बड़ी आइडियल सी सिचुएशन है जिसको इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून सोच रही है कि उसको इस तरह से किया जाए कि पीटीआई वाला जो मामला है उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद जनाब ये जजेस वाली प्रॉब्लम्स को भी देखा जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से सियासत मेरे मुल्क में होती है उसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि कल कौन सा सूरज आपको क्या दिखा के जाए। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।